अस्सलाम वालेकुम। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो हम लोग अब स्टार्ट करने लगे हैं माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर्स। एक बैक्टीरिया हमारा कंप्लीट है, दैट इज स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस एंड सेप्रोफिटिकस। अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई जो हैं हमारे पास, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम UHS SEQs पॉइंट। स्ट्रेप्टोकोकाई जो हैं ये हमारे पास वो बैक्टीरिया होते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ चेन्स होते हैं, रेगुलर चेन्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होंगे और इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। इंशाल्लाह हम लोग वन बाय वन करके इनको स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर्स। सबसे पहली बात है कि आप लोगों ने आवाज़ के ऊपर फोकस करना है, ना कि आपने स्लाइड के ऊपर फोकस करना है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी और याद भी रह जाएगा कि इस बैक्टीरिया के बारे में आप लोगों ने क्या स्टडी करना है, क्या स्टडी नहीं करना। स्ट्रेप्टोकोकाई जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमने स्ट्रेप्टोकोकाई जिसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना है वो दो हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इनके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है स्ट्रेप्टोकोकाई की। दो हमारे पास एक तो पता होना चाहिए कि दैट आर ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं और ये कैटालेज नेगेटिव होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई जो ग्राम पॉजिटिव कैटालेज पॉजिटिव होते हैं ना, वो हमारे पास होते हैं 1 मिनट पॉइंटर, यस अब ठीक है। मतलब जो है ना, जो स्ट्रेप्टोकोकाई हैं वो कैटालेज नेगेटिव हैं। मतलब कैटालेज एंजाइम है जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करती है इनटू इट्स कंपोनेंट्स वाटर एंड ऑक्सीजन। तो स्ट्रेप्टोकोकाई जितने भी हैं वो सब के सब कैटालेज नेगेटिव हैं और ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन चेन्स हैं। इसके अलावा इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ हीमोलिसिस भी है, अल्फा हीमोलिसिस, बीटा हीमोलिसिस एंड गैमा हीमोलिसिस। अल्फा मीन पार्शियल हीमोलिसिस, बीटा इज कंप्लीट हीमोलिसिस एंड गैमा इज हीमोलिसिस होनी ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, इस ग्राफ को आप लोग गौर से देखें और अच्छे से समझें, बिकॉज जो है ना ये ग्राफ आप लोगों को आगे क्लासिफिकेशन में भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये ग्राफ आप लोगों को आगे लैब डायग्नोसिस में हेल्प करेगा। तो ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी, कौन से ऑप्टोचिन सेंसिटिव नहीं है और कौन से ऑप्टोचिन सेंसिटिव हैं। तो जो निमोनिया है ना, वो अल्फा हीमोलिसिस की दो हमारे पास टाइप्स हैं, विरिडेंस, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। मतलब इन दोनों में जो है ना पार्शियल हीमोलिसिस होती है। पार्शियल हीमोलिसिस क्या होती है हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। तो ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी जो है वो हमारे पास विरिडन ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई में नहीं होती और जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है उनमें ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी होती है। यानी ऑप्टोचिन जो होगा वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को किल कर देगा लेकिन विरिडन ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई को नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कंप्लीट हीमोलिसिस हैं, बीटा हीमोलिसिस, इनमें हमारे पास दो तरह की होती हैं, बेसिट्रासिन सेंसिटिविटी एंड बेसिट्रासिन नॉन सेंसिटिविटी। तो जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई हैं दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, वो हमारे पास सेंसिटिव होते हैं यानी किल्ड हो जाते हैं बाय द बेसिट्रासिन। और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्टिया, ये जो हैं ये किल नहीं होते और ये रेजिस्टेंट होते हैं टू द बेसिट्रासिन। नेक्स्ट हमारे पास है गैमा हीमोलिसिस। गैमा वाले जो है हीमोलिसिस जिनमें हीमोलिसिस होनी ही नहीं है सिरे से, उनमें हमारे पास दो तरह के होते हैं। ग्रुप डी भी हम इन्हें स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बोवीज एंड स्ट्रेप्टोकोकस इंटेरोकोकाई। अब इंटेरोकोकाई आगे दो हैं, स्ट्रेप्टोकोकस फीकियम एंड फिकैलिस। अब ये इनके बारे में ये है कि जिनमें हीमोलिसिस नहीं होती कि इनकी जो ग्रोथ है वो 6.5% NaCl में हो जाती है कुछ की, और कुछ की नहीं होती। जिनकी हो जाती है 6.5% NaCl में उनको हम कहते हैं एंटेरोकोकाई। यानी ये जो है हेलोफिलिक होते हैं, साल्ट में इनको अच्छा लगता है नमक, तो उसमें ये इजीली ग्रो कर जाएंगे। लेकिन जो स्ट्रेप्टोकोकस बोविस होंगे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे और उनकी जो ग्रोथ होगी वो इनहिबिट हो जाएगी बाय एडिशन ऑफ 6.5% NaCl। डिजीजेस हैं हमारे पास, कई सारी डिजीजेस कॉज करता है। तो हमारे पास जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स हैं यानी ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, उनमें वो एक तो यहाँ पे एक MCQs बनता है कि लीडिंग कॉज ऑफ फेरेंजाइटिस है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन। इसके अलावा लीडिंग कॉज ऑफ सेलुलाइटिस है।
ये दोनों कंडीशन जो हैं हमारे पास स्टेफिलोकोकस ऑरियस पे कॉज करता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ रिंजाइटिस एंड सेलुलाइटिस इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। इसके अलावा हमारे पास इम्पेटिगो नेक्रोटाइजिंग फैसिटिस, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ये डिजीजेस भी हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स कॉज करता है। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन 2 इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन डिजीजेस कॉज करता है, जिनमें हमारे पास एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड रोमैटिक फीवर हैं। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि ये दोनों क्या चीज़ हैं असल में। इसके अलावा जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई हैं यानी कंप्लीट बीटा हेमोलिसिस यानी बीटा हेमोलिसिस है इनकी, वो मेजर कॉज है हमारे पास न्यूनेटल सेप्सिस की एंड मेनिंजाइटिस की। इसके अलावा जो ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई हैं जिनमें हमारे पास एंटेरोकोकाई आते हैं गैमा हेमोलिसिस यानी जिनमें हेमोलिसिस नहीं होती, वो हमारे पास एंडोकार्डाइटिस और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की मेजर कॉज हैं। इसके अलावा हमारे पास जो स्ट्रेप्टोकोकस बोविस बच जाता है वो भी एंडोकार्डाइटिस कॉज कराता है यानी हार्ट वाल्व्स की इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन। ये वो टेबल है दोबारा से जो पीछे मैंने आप लोगों को बताया है, दोबारा से उन्होंने उसको इस टेबल की फॉर्म में कर दिया है। ये हमारे पास लेंस फील्ड क्लासिफिकेशन है। ग्रुप ए में हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स हैं, ग्रुप बी में हमारे पास आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टिया, ई फिकैलिस डी में हैं, बी डी में हम बोविस हैं। निमोनिया के बारे में अभी तक हमें नहीं पता और ना ही विरिडेंस के बारे में जो है वो अभी तक मालूम हो चुका है। तो ये दोनों जो है हमारे पास एगलैक्टिया एंड पायोजीन्स, ये दोनों हमारे पास बीटा हेमोलिसिस करते हैं। ई फिकैलिस वगैरह इनके बारे में सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा दोनों कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को उस ग्राफ से दिखा दिया है कि बेसिट्रसिन सेंसिटिव है पायोजीन्स, बेसिट्रसिन रेजिस्टेंस होगा, एगलैक्टिया ग्रोथ कर जाएगा, ई फिकैलिस 6.5 में बोविस नहीं कर पाएगा। निमोनिया बाइल सॉल्युबल, ऑप्टोचिन इनहिबिट, विरिडेंस हैं वो इनहिबिट नहीं होते बाय ऑप्टोचिन। तो ये जो या तो आप लोगों को जो मैंने आप लोगों को ग्राफिक की फॉर्म में दिखाया या तो वो कर लें क्योंकि वो भी ऐसे क्यू है और ये टेबल भी ऐसे क्यू है। तो ये इन दोनों में से जो आप लोगों को ईजिली याद होना तो वो चीज़ याद कर लें आप लोग। ये कुछ इन्फेक्शंस हैं जो दिखाई गई हैं कि आप लोगों को किस क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगी। ये हमारे पास है फ्रिंजाइटिस यानी गले की इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। इसके अलावा हमारे पास नज़र आ रहा है सेलुलाइटिस। इसके अलावा ये हमारे पास नज़र आ रही है एंडोकार्डाइटिस जो हार्ट वाल्व्स की इन्फ्लेमेशन है। इंपॉर्टेंट इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं स्ट्रेप्टोकोकाई की, पहले बता चुकी हूँ कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं, चेन्स में या पेयर्स की फॉर्म में हो सकते हैं और कैटालेज नेगेटिव हैं। ठीक है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस के बारे में हमने पढ़ा था कि दैट इज़ कैटालेज पॉजिटिव, लेकिन जितने भी स्ट्रेप्टोकोकाई हैं ये कैटालेज नेगेटिव हैं। ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है ऑस्पी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ये डायग्राम उठा के दे देते हैं, कहते हैं ये किस बैक्टीरिया की डायग्राम है। इट इज़ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। ठीक है, तो चेन्स की फॉर्म में जो होता है ना वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स होता है। ये हमारे पास है अल्फा हेमोलिसिस क्या होता है और बीटा हेमोलिसिस क्या होता है। अल्फा हेमोलिसिस हमारे पास होती हैं जिनमें क्या होता है कि कंप्लीट हेमोलिसिस नहीं होती और जहाँ पे हेमोलिसिस हो रही होती है ना उसके इर्द गिर्द ग्रीन जोन बनता है। और कंप्लीट हेमोलिसिस यानी या बीटा हेमोलिसिस जो होती है उसमें हमारे पास ग्रीन जोन अपीयर नहीं होता। तो ये हमारे पास एक वैसे जनरल डायग्राम है, ऑस्पी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि ऑस्पी में दे देते हैं ये वाली डायग्राम कि भाई जो है शॉर्ट एरो क्या है लॉन्ग एरो क्या है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट एरो है ना वो पॉइंट कर रहा है हमारे पास अल्फा हेमोलिटिक कॉलोनी को, और जो हमारे पास लॉन्ग एरो है ना ये हमारे पास बीटा हेमोलिटिक कॉलोनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये कंप्लीट हेमोलिसिस हो रही है, ये देखें ना कंप्लीट बिल्कुल सफाया कर रहा है यहाँ पे। और ये देखें ये ग्रीनिश सी अपीयर हो रही हैं इर्द गिर्द इस जगह के। ये देखें एक सुराख सा नज़र आ रहा है आसपास, ग्रीन सा नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो ये हमारे पास अल्फ़ा हेमोलिसिस हो रही है जो कि कंप्लीट हेमोलिसिस नहीं है और ग्रीन होती है। और ये जो वाइट है ना ये कंप्लीट हेमोलिसिस इन्हें बिल्कुल सफाया करके रख दिया है जी ब्लड की प्लेट का, ब्लड एगर प्लेट का। तो अल्फा हेमोलिसिस विरिडन ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई हैं और जो बीटा हेमोलिसिस के लिए उनमें हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स और स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टिका आएंगे। अल्फा हेमोलिसिस मैंने बता दिया है कि क्या होता है, कि इनमें क्या होता है कि नैरो जोन ऑफ या ग्रीन जोन बनता है अराउंड द कॉलोनीज। क्यों बनता है? क्योंकि हेमोलिसिस जो होती है वो कंप्लीट नहीं होती। तो इसकी ग्रीन कलर किस वजह से आता है? ग्रीन कलर जो होता है वो हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाता है जो कि
बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, और जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन को रेड कलर से बिलीवर्डिन जो कि ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है उसमें चेंज कर देते हैं। तो अल्फा हीमोलिसिस में हमने क्या पढ़ा कि अल्फा हीमोलिसिस में कॉलोनीज के अराउंड ग्रीन जोन अपीयर होता है। क्यों अपीयर होता है? क्योंकि ब्लड एगर की कंप्लीट हीमोलिसिस नहीं होती। ग्रीन कलर की वजह क्या होती है कि बैक्टीरिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं हीमोग्लोबिन को टू बिलीवर्डिन। इस वजह से बिलीवर्डिन का कलर ग्रीन होता है, तो वो ग्रीन नज़र आता है। बीटा हेमोलिसिस यानी कंप्लीट हेमोलिसिस, बिल्कुल क्लियर जोन नज़र आएगा, जैसे ये पिछली डायग्राम में मैंने दिखाई है, देखें ना, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सफाया हुआ हुआ, सफ़ेद सफ़ेद। तो ये हमारे पास बीटा हेमोलिसिस थी। तो बीटा हेमोलिसिस में हमारे पास वो कहते हैं कि कंप्लीट हेमोलिसिस होती है, बिल्कुल क्लियर जोन या बिल्कुल क्लियर एरिया नज़र आता है हमें रेड वो एगर के ऊपर। बीटा हेमोलिसिस जो होती है वो हमारे पास इंजाइम्स की वजह से होती है, जो हमारे पास, जिनको हम कहते हैं हीमोलाइसिन्स। इनको हम स्ट्रेप्टोलाइसिन्स कहते हैं क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकाई प्रोड्यूस करते हैं। दो तरह की होती हैं स्ट्रेप्टोलाइसिन्स, ओ एंड एस। इनके बारे में हम लोग जो हैं वो देखेंगे इंशाल्लाह आगे पैथोजेनेसिस में। स्ट्रेप्टोकोकाई जो होते हैं वो जो नॉन हेमोलिटिक होते हैं उनको हम गैमा हेमोलिटिक कहते हैं, जिनमें हमारे पास एंटेरोकोकाई एंड विरिडन ग्रुप, स्ट्रेप्टोकोकस बॉबीज आता है, सॉरी। इंपॉर्टेंट एंटीजेंस कौन से हैं? सी कार्बोहाइड्रेट एंड एम प्रोटीन। सी कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो इनकी अमाइनो एसिड डिटर्मिनेंट होता है और इसकी बेसिस के ऊपर ना हम इनको क्लासीफाई करते हैं। इसी तरह जो एम प्रोटीन है ना, एम प्रोटीन इनका वरुलेंस फैक्टर भी होता है और इनका टाइप स्पेसिफिक एंटीजन भी होता है, जिसकी बेसिस पे हम ये बताते हैं कि ये किसकी कौन सी टाइप है। इसके अलावा जो एम प्रोटीन होता है वो एंटीफेगोसिटिक होता है, यानी फेगोसाइट्स को, बैक्टीरिया को इंजेस्ट वगैरह नहीं करने देता। सो एम प्रोटीन की इनकी डिफरेंट 80 टाइप्स हैं हमारे पास। एम प्रोटीन की बेसिस पर हम लोग रोमैटिक फीवर और नेफ्राइटोजेनिक जो डिजीज़ है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस उसको देखते हैं। कुछ जो स्ट्रेन्स होते हैं वो डिफरेंट एम प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, वो रोमैटिक फीवर कॉज करेंगी, और जो अदर एम प्रोटीन होगी वो हमारे पास एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज करेगी। इसके अलावा जो है इन सिर्फ एम प्रोटीन ही एंटीफेगोसिटिक नहीं है, इन बैक्टीरिया के पास अपना कैप्सूल भी होता है जो कि एंटीफेगोसिटिक है और उनको किल नहीं होने देता बाय फेगोसाइट्स। क्लासिफिकेशन मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ उस, और क्लासिफिकेशन हमारे पास ये है जिसको हम कहते हैं सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज़ लैंसफील्ड क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन की बेसिस पर हमारे पास ए टू यू है और हमने सी कार्बोहाइड्रेट की बेसिस पर इनको क्लासीफाई किया। हम इनको वन बाय वन देखते हैं, गौर से सुननी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लैब डायग्नोसिस में हेल्प करेगी। पहली बात है हमारे पास ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। ग्रुप ए में हमारे पास आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स एंड स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्टिया। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स के बारे में मैंने बताया कि ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ रेंजाइटिस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ स्किन इन्फेक्शंस हैं, सेलुलाइटिस एक्सेट्रा। ये जो स्ट्रेप्टोकोकाई हैं ये एडहेयर कर जाते हैं टू द वॉल ऑफ फेरिंग्स, किसके थ्रू? इनकी लिपोटेक्विक एसिड के थ्रू, एम प्रोटीन के थ्रू एंड पिल्लाई के थ्रू, और फिर उधर जाकर जो है ना वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसके अलावा ग्रुप ए जो होते हैं उनके पास हयाल यूरोनिक एसिड कैप्सूल होता है, हयाल यूरोनिक एसिड कैप्सूल, और ये भी एंटीफेगोसिटिक है, इस वजह से इनको फेगोसाइट्स किल नहीं कर पाते। दूसरी बात, इनकी जो स्ट्रेप्टोकोकाई एक ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई की है वो ये है कि जो इनकी ग्रोथ है वो बेसिट्रासीन के थ्रू इनहिबिट हो जाती है। ये इनका इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, तो ये याद रखना है कि ये हमारे पास फ्रिंजाइटिस और स्किन इन्फेक्शन कॉज करते हैं। एंटीफेगोसिटिक इनके पास एम प्रोटीन भी है, हयाल यूरोनिक एसिड भी है, कैप्सूल भी है, और बेसिट्रासीन इनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है। ये ग्रुप ए में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स के बारे में। ये देखें बेसिट्रासीन का टेस्ट है, ये देखें बेसिट्रासीन जो ड्रग है इसने ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को आसपास से रोक दिया है। ये फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स ही था। ग्रुप बी हमारे पास जो स्ट्रेप्टोकोकाई हैं उनमें हमारे पास आता है स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्टिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रुप बी में आता है एक्चुअली में स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्टिया, और ये हमारे पास नॉर्मली जो वीमेंस होती हैं ना उनकी जेनिटेलिया, जेनिटल ट्रैक्ट वहाँ पर लोकेटेड है, और उसकी वजह से जो है ना बच्चों के अंदर सेप्सिस और मेनिंजाइटिस की मेजर वजह है।
तो सारी बात है क्यों वजह हो सकती है बच्चों के अंदर, क्योंकि जब बर्थ होती है और बेबी की, तो जब बेबी पास करता है थ्रू द इन्फेक्टेड बर्थ केनाल, तो वहाँ से उसको बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, मेनिंजाइटिस वगैरह। इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया हैं ये बेसिट्रासिन रेजिस्टेंट हैं, बेसिट्रासिन इनको किल नहीं कर सकती, और ये इनका इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। और इनके बारे में एक बात और है कि ये हिप्यूरेट को ब्रेक कर देते हैं, यानी हमारे पास हिप्यूरिक एसिड को। तो ये बात याद रखनी है। कॉलोनाइज करते हैं जेनिटल ट्रैक्ट को, मेनिंजाइटिस और सेप्सिस कॉज करते हैं, बेसिट्रासिन रेजिस्टेंट हैं, और हिप्यूरेट को ब्रेक करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई। ग्रुप डी में हमारे पास आते हैं एंटेरोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकस बोवीज। एंटेरोकोकाई मैंने बता दिया, ई फिकैलिस, ई फिकियम वगैरह आते हैं, एंड स्ट्रेप्टोकोकस बोवीज। इनके बारे में बात याद रखनी है कि ये सब के सब नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द कोलॉन के बिलियरी ट्रैक्ट के पार्ट हैं, यानी ये नॉर्मल फ्लोरा हैं हमारी बॉडी के। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास एंटेरोकोकाई हैं बहुत ही सख्त जान किस्म के बैक्टीरिया हैं कि ये 6.5% NaCl को भी सर्वाइव कर जाएंगे। इसके अलावा कई सारी पेंसिलिन एंटीबायोटिक्स हो गई हैं, पेंसिलिन जी इनसे बिल्कुल रेजिस्टेंट होंगे। तो इस वजह से हमें बहुत सिवियर या हैवी मेडिसिन देनी पड़ती हैं जिनमें कम्बिनेशन होती है हमारे पास पेंसिलिन्स की और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की, लाइक जेंटामाइसिन हमें वो चाहिए होती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंटेरोकोकल इन्फेक्शन। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग एंटेरोकोकल इन्फेक्शन के लिए कम्बिनेशन ऑफ पेंसिलिन एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग वेनकोमाइसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेन्स भी अब तक हमारे पास जो है ना वो डिस्कवर हो चुके हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ग्रुप डी में जो हमारे पास है दैट इज़ स्ट्रेप्टोकोकस बोवीज। स्ट्रेप्टोकोकस बोवीज जो है ये मतलब हार्डी ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये इनहिबिट हो जाता है बाय 6.5% NaCl और पेंसिलिन जी इसके अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सिर्फ एंडोकार्डाइटिस ही कॉज करता है। थर्ड हमारे पास क्लासिफिकेशन जो हम बिल्कुल लास्ट में आती है वो हम लोग ये कहते हैं कि जो नॉन हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई हैं वो नॉन होमिलिटिक जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं ना उनको हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड विरिडन ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई में क्लासीफाई करते हैं। और बाकी जो ग्रुप्स हैं हमारे पास CE वगैरह एंड K2U ये ह्यूमंस में डिजीज़ ही कॉज नहीं करते हैं, इस वजह से हम इनको डिस्कस ही नहीं करते। नॉन बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई यानी हमारे पास दो ही वजह हो सकते हैं जो नॉन बीटा हेमोलिटिक है, या अल्फा हेमोलिटिक हो सकते हैं या फिर गैमा हेमोलिटिक हो सकते हैं। तो हमने पढ़ा जो गैमा हेमोलाइसिस यानी नो हेमोलाइसिस उनमें हमारे पास आ जाते हैं एंटेरोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकस बोवीस, वो हमने पीछे क्लासिफिकेशन में पढ़ ली आती हैं जो हमारे पास ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई। बच जाते हैं जी हमारे पास अल्फा हेमोलाइसिस के जिनको हम किसी ग्रुप में नहीं डालते। अब इनमें हमारे पास आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड विरिडन ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई। निमोनिया को तो हम निमोकोकाई एंड विरिडन में हमारे पास डिफरेंट आते हैं जिनमें हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस माइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्विनिस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस ये सब आती हैं। अब इनके में जो है ना डिफरेंस आ जाते हैं पेपर में दो, ट्राई टू डिफरेंस बिटवीन निमोकोकाई एंड विरिडन ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई। तो दो हैं, निमोकोकाई जो हैं इनहिबिट हो जाते हैं ऑप्टोचन से, लेकिन विरिडन इनहिबिट नहीं होते। सेकंड हमारे पास ये होते हैं कि निमोकोकाई की जो कॉलोनीज होती हैं वो पिघल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं जब उनके अंदर बाइल डाला जाए, यानी वो बाइल सोलेबल होती हैं। लेकिन जो निमोकोकाई की जो कॉलोनीज होती हैं वो बाइल सोलेबल नहीं होती। इसके अलावा हमारे पास है विरिडन जो ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई हैं, ये हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन फेरिंग्स का पार्ट है, और जो है हमारे पास इस वजह से ये इंटरमिटेंटली जैसे ज़रा सा कोई ज़ख़म हो या कोई भी ज़रा सी इन्फेक्शन हो तो फ़ौरन ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाएंगे और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वगैरह कॉज करेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स के बारे में ये बात होती है कि ये हमारे पास सिंथेसाइज करता है पॉलीसैकेराइड कैप्सूल को, और वो जो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होता है उसमें हमारे पास डेक्स्ट्रॉन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और उन डेक्स्ट्रॉन्स की वजह से आप लोग जो दांत पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं ज़्यादा टाइम ब्रश ना करने की वजह से, वो इसी की वजह से होती हैं, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स, जिसके बाद फिर माउथ वाशेज और इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस इंटरमीडियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस एंग्विनोसस ये जो हमारे पास हैं ये अल्फा हिमोलिटिक हो सकते हैं या नॉन हिमोलिटिक हो सकते हैं, और ये ज़्यादातर हमारे पास कोलोन और माउथ में प्रेजेंट होते हैं। ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन। इंशाल्लाह हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बाकी पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकाई के बारे में कुछ बातें ऑन ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ
स्ट्रेप्टोकोकाई के बारे में। होप सो आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। वीडियो को पूरा देखा करें, और जो है बात कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो प्लीज़ मुझसे पूछा करें, आई विल टेल यू इन डिटेल। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।